हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है वो आज देखेंगे। आप लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि डे बाय डे सारे एग्जाम में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है। सिर्फ फैक्ट रटने से काम नहीं चलने वाला अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखिए, आर्टिकल 368 कहाँ पे है? पार्ट 20 में, संविधान के 20वें भाग में आर्टिकल 368 का जिक्र है। और क्या कहता है आर्टिकल 368 वो हम लोग देखेंगे कि संविधान संशोधन से संबंधित जो पार्लियामेंट को पावर है तथा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह आर्टिकल 368 में बतलाया गया है। यही आर्टिकल 368 है, इसको याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, मूल ढांचा भी हम लोग बोलते हैं, उसको पार्लियामेंट को संशोधन करने का पावर नहीं है। ये कहाँ से आया है? केशवानंदन भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट आया कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं कर सकता है। तो केशवानंदन भारती केस क्या था, इस पे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि केशवानंदन भारती जो थे वो केरला में एक मठ था, उसके महंत थे। और केरला गवर्नमेंट ने जब उनकी प्रॉपर्टी एक्वायर करने लगी तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन के ग्राउंड पे वो सुप्रीम कोर्ट गए और वहीं पे जजमेंट आया था केशवानंदन भारती केस। उस जजमेंट का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट कहाँ से आया। तो याद रखिए केशवानंदन भारती केस से आया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, क्या प्रक्रिया है संशोधन का, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। जो भी यहाँ पे पॉइंट है सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। कि देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए कि संविधान संशोधन विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो संसद के किसी भी सदन में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जाएगा, ना कि स्टेट में। स्टेट लेजिस्लेचर, राष्ट्र विधान मंडल में नहीं लाया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा देख लीजिए कि जो बिल है वो या तो मिनिस्टर भी ला सकते हैं या प्राइवेट मेंबर, विधायक भी ला सकते हैं। समझ गया ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्री के द्वारा ही बिल लाया जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, इसमें हो सकता है ऑप्शन में आ जाता है, यूपीएससी में बहुत बार आया हुआ है। थर्ड पॉइंट देखिए कि जब बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब संसद में लाना है, तो प्रायर परमिशन, पूर्व स्वीकृति राष्ट्रपति की नहीं जरूरी है। कौन से बिल में राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति जरूरी होता है आप जानते हैं? अगर मनी बिल लाना हो तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति जरूरी होती है। अगर आप किसी नए स्टेट का निर्माण कर रहे हैं या बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं, एरिया चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में भी जो बिल आता है उसमें प्रेसिडेंट का पूर्व स्वीकृति जरूरी होता है, प्रायर परमिशन। तो यहाँ इस केस में प्रायर परमिशन जरूरी नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जैसे देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि डेडलॉक आ जाता है, राज्यसभा और लोकसभा कोई बिल लाया और दोनों में सहमति नहीं होता है तो वो बिल पास नहीं होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक किया जाता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के केस में ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगा, संयुक्त बैठक नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों हाउस को सेपरेटली अलग अलग पास करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट, सहमति देना। देखिए जब कोई बिल दोनों सदन से, लोकसभा राज्यसभा से पास होके प्रेसिडेंट के पास जाता है तो बहुत सारे केस में आप देखते हैं कि बहुत दिन तक वो सहमति नहीं देते हैं, या हो सकता है कि उस बिल को रिटर्न भी कर देते हैं बहुत सारे केस में, पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन इस केस में अगर संविधान संशोधन विधेयक अगर उनके पास गया है तो उसको सहमति देना ही है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। समझ गए? इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक किस अमेंडमेंट से ऐसा हुआ है? 24वें अमेंडमेंट से। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आप याद रखिएगा। चलिए अब देखिए हम लोग, देखिए संविधान को 3 तरीके से संशोधन किया जा सकता है। पहला सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, संसद के साधारण बहुमत से। सेकंड है संसद के विशेष बहुमत से। और थर्ड कैटेगरी है कि संसद के विशेष बहुमत से तथा हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, जितने भी हमारे देश में राज्य हैं उनमें से आधे का अगर सहमति हो गया तो भी वो बिल पास हो जाएगा। तो ये थर्ड कैटेगरी है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रोविज़न किस कैटेगरी में आएंगे। फर्स्ट कैटेगरी वाले तरीके से कौन से संशोधन होंगे, सेकंड कैटेगरी वाले से कौन कौन से प्रोविज़न संविधान के संशोधन होंगे, थर्ड कैटेगरी से। तो देखते हैं वन बाय वन हम लोग। देखिए
साधारण बहुमत पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। जैसे पार्लियामेंट में 100 मेंबर आज उपस्थित हुए हैं, आज सेशन चल रहा है और 100 मेंबर हैं, तो अगर 51 मेंबर का भी सहमति हो गया उस पर तो पास हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं साधारण बहुमत। तो इस तरीके से कौन कौन से चीज़ संविधान का संशोधन किया जा सकता है हम लोग देखते रहे। देखिए, नए राज्य का अगर निर्माण करना हो या कोई भी राज्य है उसका क्षेत्रफल या सीमा या नेम अगर चेंज करना हो तो उससे रिलेटेड जो संशोधन है वो साधारण बहुमत से पास हो जाएगा जो बिल आएगा। देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए कि बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे राज्य में विधान परिषद नहीं है, बहुत कम में है भी, तो अगर जहाँ पे है वहाँ पे अगर उसको ख़त्म करना हो और जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे निर्माण करना हो तो उससे संबंधित अगर कोई विधेयक आएगा, संविधान संशोधन विधेयक, तो वो भी साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, प्रिविलेज, पार्लियामेंट जो है और उसके मेंबर और जो कमेटी होते हैं उसका प्रिविलेज में संशोधन कुछ करना हो तो भी साधारण बहुमत से हो जाएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ज्यूरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का अगर ज्यूरिडिक्शन अगर कुछ बढ़ाना हो तो भी साधारण बहुमत से, उससे संबंधित जो संविधान संशोधन बिल आएगा उसको साधारण बहुमत से पास हो जाएगा तो संशोधन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नागरिकता से संबंधित भी अगर कुछ हो तो उससे भी अगर संशोधन आएगा तो भी साधारण बहुमत से पास हो गया तो पास माना जाएगा। इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है और स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट में जो इलेक्शन होता है उससे भी संबंधित अगर कोई संशोधन आता है तो भी साधारण बहुमत से अगर पास हो गया तो पास माना जाएगा। देखिए डिलिमिटेशन, पुनर्निर्धारण निर्वाचन, जानते हैं कि एमएलए का एक एरिया होता है जिसको हम लोग कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं एमएलए या एमपी का, तो समय के साथ जब जनसंख्या बढ़ता है तो उसको बढ़ाया जाता है या उसमें और डिवीजन हो जाता है, तो उससे संबंधित अगर कोई संशोधन बिल आया तो भी साधारण बहुमत से ही पास हो जाता है। देखिए ये पॉइंट आप देख लीजिए कि सेकंड, दूसरी सूची, पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची, इससे संबंधित अगर कुछ है तो भी साधारण बहुमत से। ऑप्शन में देखिए डायरेक्ट आएगा कि सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, कि इसमें से कौन से साधारण बहुमत से पास हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा तो इजी हो जाएगा। चलिए देखिए सेकंड है, सेकंड 3 तरीके से हम लोग जान रहे थे ना कि 3 तरीके से संविधान को संशोधन किया जा सकता है, तो ये दूसरा तरीका हो गया। देखिए स्पेशल मेजोरिटी, संसद के विशेष बहुमत से। तो विशेष बहुमत क्या होता है पहले ही देख लीजिए। विशेष बहुमत में होता है कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, जैसे कि लोकसभा में जितने मेंबरशिप हैं, मेंबर प्रेजेंट नहीं, उपस्थित नहीं, कितने मेंबरशिप हैं, हो सकता है कि जितने मेंबर हैं और आज कम है, तो कितने मेंबरशिप है लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245, इसका मेजोरिटी मीन्स आधा से ज़्यादा, और उसमें से भी जो प्रेजेंट है उनका 2/3 का मेजोरिटी होना चाहिए, समझ गए ना, 2/3 का मेजोरिटी, तब विशेष बहुमत, उस कैटेगरी को विशेष बहुमत बोलते हैं। तो इस तरीके से कौन कौन सा चीज़ में संशोधन हो सकता है, संविधान के कौन कौन से प्रोविजन में संशोधन हो सकता है, पहला देख लीजिए फंडामेंटल राइट्स में, दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हम जानते हैं नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें अगर कुछ संशोधन करना हो तो इस तरीके से होगा। और थर्ड है कि जो प्रोविज़न पहला कैटेगरी और तीसरा कैटेगरी जो हम लोग देखेंगे उसमें जो प्रोविज़न नहीं आता है वो इस कैटेगरी से होगा। तो तीनों पॉइंट याद रखिए। देखिए लास्ट कैटेगरी है, थर्ड है, 3 तरीके हम लोग जानते हैं कि 3 तरीके से संविधान को संशोधन किया जा सकता है, तो ये तीसरा तरीका है कि विशेष बहुमत, संविधान के विशेष बहुमत और राज्य का सहमति। तो इसमें देखिए जो फेडरल इस तरीके से कौन होगा, किस संविधान का कौन कौन से चीज़ में संशोधन होगा, इस तरीके से देखिए फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा में अगर कुछ संशोधन करना है, आप जानते हैं कि इंडिया जो है फेडरल कंट्री है और संविधान के द्वारा राज्य और केंद्र को जो जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है। तो उससे संबंधित अगर कुछ संशोधन करना हो तो वो इस तरीके से होगा। उसमें क्या है कि स्पेशल मेजोरिटी, संसद के विशेष बहुमत होना चाहिए, और सेकंड पॉइंट है कि जितने भी राज्य हैं उनमें से आधे राज्य का आधे राज्यों के द्वारा सिंपल मेजोरिटी। आप देखिए एलो में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलो
यहाँ पे देखिएगा कि एग्जाम में दे देगा, हो सकता है कि हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाई स्पेशल मेजोरिटी। तो आपको याद रखना है कि नहीं, स्टेट में सिंपल मेजोरिटी से और संसद में स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है, अगर संघीय ढांचा में कुछ संशोधन करना हो तो। अब हम लोग देखते हैं कि संघीय ढांचा है क्या। देखिए पहला पॉइंट, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन और कैसे होगा, ये संघीय ढांचा का पार्ट है। इसमें अगर कुछ संशोधन करना है तो थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। देखिए लेजिस्लेटिव पावर, जैसे कानून बनाने का पावर, अगर उसमें कुछ संशोधन करना है, आप लोग जानते ही हैं कि 3 सूची में डिवाइड है पावर, केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें अगर कुछ चेंज करना हो लेजिस्लेटिव पावर में, कानून बनाने के पावर में अगर कुछ संशोधन करना हो तो थर्ड टाइप से होगा, मतलब उसमें राज्य की सहमति भी जरूरी है। थर्ड पॉइंट देखिए, एक्सिक्यूटिव पावर में अगर कुछ संशोधन करना हो, इसमें भी राज्य का सहमति जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ संशोधन करना हो, इसमें भी राज्य का, जीएसटी जो अभी आया इसमें भी राज्य का सहमति, ये सब संघीय ढांचा का पार्ट था तो राज्य का सहमति जरूरी था। 7वीं अनुसूची आप देख लीजिए, 7वीं अनुसूची जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है 3 सूची में, 3 में लिस्ट में, स्टेट, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वही है 7वीं सूची में। उससे संबंधित कुछ संशोधन करना हो तो भी उसमें भी राज्य का सहमति जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, जैसे कि आप जानते हैं ना, राज्यसभा में हर स्टेट का सीट फिक्स है, इस स्टेट से इतना जाएगा, इस स्टेट से इतना मेंबर होंगे राज्यसभा में। उसमें अगर कुछ घटाना बढ़ाना हो तो संशोधन करना है तो वो भी सहमति होना चाहिए स्टेट का, वो भी थर्ड कैटेगरी से होगा, तीसरे तरीके से। और 368 आर्टिकल 368 इसको अगर सुधार करना तो ये भी आता है फेडरल ढांचे में, संघीय ढांचे में आता है। तो यही था। देखिए पॉलिटी में इंटरप्रेट नहीं करना है किसी चीज़ को, जो पॉइंट एज इट इज है वही। संघीय ढांचा में ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई पॉइंट है तो भी संघीय ढांचा, मतलब डे बाय डे सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से आते रहता है, लेकिन आपको इंटरप्रेट नहीं करना है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, एज इट इज एग्जाम में आएगा। तो यही था। और एक संविधान संशोधन से, जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है उससे भी रिलेटेड हम वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें जितने भी संशोधन हैं इम्पोर्टेंट वो कवर किया हुआ है, आप लोग एक बार अवश्य देखें। थैंक यू।